जय हिंद। आज हम कोशिका का जो भाग छूट गया था, जितना भाग छूट गया है, आज उसको हम भाग 2 में समझेंगे पूर्ण रूपेण, और आज कोशिका इस पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। तो कुछ हमने बता दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, इंडो रेटिकुलम के बारे में हमने बताया था, राइबोसोम के और लाइसोसोम के बारे में हमने बता दिया था। न्यूक्लियस का पार्ट चल रहा था, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस के अंदर एक जीव द्रव्य होता है जिसे हम इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और यह जीव द्रव्य कोशिका की भौतिक इकाई कहलाती है। कोशिका की भौतिक इकाई क्या कहलाती है? जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य दो भाग में होता है, एक कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रिका द्रव्य। समझे? कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, तो जो केंद्रक के अंदर द्रव उपस्थित होता है उसे हम केंद्रिका द्रव्य कहते हैं, और कोशिका के अंदर जितना यानी केंद्रिका के बाहर जो द्रव होता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसमें 80% पानी होता है, 20% अलग तत्व होता है। अब आगे समझे, कोशिका की जो सेल मेम्ब्रेन होती है यानी कोशिका भित्ति होती है या सेल वॉल होती है, उसके बाहर एक लाइक हेयर स्ट्रक्चर पाया जाता है, बालों के समान संरचना पाई जाती है, जिससे हम सीलिया या फ्लैजिला बोलते हैं। और यह केवल एनिमल प्लांट में ही पाया जाता है, यानी जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। सीलिया एंड फ्लैजिला जंतु कोशिका में पाया जाता है। कैसा होता है? हेयर यानी बाल के समान संरचना होती है। इसका काम क्या होता है? सेल को गति करवाता है, गति करने के लिए प्रेरित करता है, और फीडिंग भोजन को अवशोषित करता है। तो भोजन को अवशोषित सेल में कौन करता है? सीलिया एंड फ्लैजिला के माध्यम से होता है। मोशन किसके द्वारा यानी गति किसके द्वारा होती है? तो वो भी सीलिया एंड फ्लैजिला के कारण होते हैं। जो छोटे होते हैं उन्हें हम सीलिया बोलते हैं, और जो बड़े होते हैं उन्हें हम फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है, अब प्लांट सेल में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्लास्टिड होता है, जिसे हम कवक बोलते हैं। क्या होता है? प्लास्टिड, जिसे हम कवक बोलते हैं। और प्लांट सेल का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड या कवक कहलाता है। प्लांट सेल का सबसे बड़ा अंग क्या कहलाता है? कवक। जबकि एनिमल सेल का सबसे बड़ा अंग कौन सा कहलाता है? वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब प्लास्टिड यानी कवक के 3 पार्ट होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा क्रोमोप्लास्ट। अब ये तीनों का काम अलग अलग होता है। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है भोजन। ये कहाँ पाया जाता है? पहले ये देखिए, पत्ती तना कहाँ पाया जाता है? पौधों के पत्ती और तना में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और इसका काम क्या होता है? भोजन का निर्माण करना। इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट, यह एक अवर्णित कलर होता है, वर्णित होता है, जिसमें कोई कलर नहीं होता है, उसे अवर्णित लवक बोलते हैं। यह पाया कहाँ जाता है? मूलतः जड़ में पाया जाता है, और इसका काम होता है भोजन को संग्रह करना, स्टोर्ड ऑफ फूड। तो और थर्ड नंबर होता है क्रोमोप्लास्ट, इसे वर्णित लवक बोलते हैं। समझे? क्लोरोप्लास्ट भोजन का निर्माण करेगा, ल्यूकोप्लास्ट उसको क्या करेगा? संग्रहित करेगा यानी सुरक्षित करेगा, स्टोर करके रखेगा, और क्रोमोप्लास्ट का काम है बने हुए भोजन को कलर प्रदान करना। कलर देता है वो कि किस कलर का होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब ये संग्रहित भोजन का करता क्या है? जैसे पतझड़ के सीजन में पत्ते झड़ जाते हैं, उस टाइम पे क्लोरोप्लास्ट की कमी हो जाती है, तो उस टाइम पे ये संग्रहित भोजन जो ल्यूकोप्लास्ट संग्रह करके रखता है उसका यूज कर लिया जाता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? यह बने हुए भोजन को रंग प्रदान करता है। तो समझे, कवक कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा क्रोमोप्लास्ट। ये आपका क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? भोजन को स्टोर करता है। जबकि क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है? बने हुए भोजन को या संग्रहित भोजन को कलर प्रदान करना। अब जैसे आपने सुना होगा, गाजर का कलर कैरोटीन के कारण होता है, चुकंदर का जो कलर होता है वो बीटानोन के द्वारा होता है, और टमाटर का जो कलर होता है लाल, वो लाइकोपेन के कारण होता है, और फलों का जो पीला रंग होता है वो जिंथोफिल के द्वारा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी कंपटीशन में कि गाजर का रंग किस लवक के कारण ऐसा होता है? तो कैरोटीन के, चुकंदर का बीटानोन के, टमाटर का लाइकोपेन के, और फलों का पीला रंग जिंथोफिल के द्वारा होता है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। जीवों में कोशिका का सबसे बड़ा अंग न्यूक्लियस कहलाता है, पादपों में कोशिका का सबसे बड़ा अंग लवक कहलाता है। ठीक है, अब समझे, कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। पिछले वीडियो को आप देखिए, उसमें मैंने पढ़ाया है
केंद्रक में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। क्रोमोसोम पाया जाता है न्यूक्लियस में। क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोसोम 46 मतलब 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े या 46 होते हैं। फीमेल में 44 प्लस 2 और मेल में 44 प्लस 2। और इसमें 44 प्लस 2 44 प्लस 2 क्यों लिखा गया है उसको आप समझिए। मेल और फीमेल की जो अधिकतम संरचना होती है 90% संरचना मेल और फीमेल के समान होते हैं। जैसे मेल में भी नाक, आंख, कान सबके संरचना लगभग समान होती है। अब ये प्लस 2 और प्लस 2 फीमेल में XX, मेल में XY गुणसूत्र होते हैं। ये दो दो क्यों लिखा गया अलग? यही दो गुणसूत्र ऐसे हैं जो मेल और फीमेल को अलग करते हैं। मेल और फीमेल को अलग करते हैं। कौन से? ये दो। अब ये कैसे करते हैं अलग? ये केवल जननांगों के द्वारा ये दो गुणसूत्र जननांगों को निर्धारित करते हैं, जिससे मेल और फीमेल में डिफरेंस समझ में आता है। तो जो ये दोनों 44 हैं, अच्छा ये जोड़े में इसलिए बताए जाते हैं, थोड़ी सी समझे पहले। जोड़े का मतलब ये होता है कि जैसे मानव शरीर का अधिकतम अंग जोड़े में पाया जाता है। जैसे हाथ कितने? 2, आंख कितनी? 2, नाक कितने? 2, फेफड़े कितने? 2, किडनी कितनी? 2, पैर कितने? 2। अधिकतम अंग जोड़े में पाए जाते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को हमेशा 23 जोड़े यानी जोड़ा कहा जाता है। ठीक है। मेल और फीमेल में जो 44 गुणसूत्र समान होते हैं उसे हम ऑटोसोम कहते हैं, और जो अलग होते हैं उसे आलोसोम कहते हैं। ठीक है। 44 गुणसूत्र जो मेल और फीमेल में समान होते हैं उसे हम ऑटोसोम कहते हैं, और जो दो डिफरेंट यानी अलग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एलोसोम कहते हैं। ठीक है ना। और सेल क्या होते हैं? यूनिट ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी की एक इकाई होती है। अब यूनिट या इकाई क्या कहलाती है ये आप जानते हैं, समझे। जहां एक ऐसी व्यवस्था जो उसके द्वारा किए हुए कार्य को संचालित करने के लिए पूर्ण होती है उसे हम एक यूनिट कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल को हम एक यूनिट कहते हैं। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में सब हमें चीजें उपलब्ध होती है। डॉक्टर, पेशेंट, जो भी दवाइयां हैं वो भी हॉस्पिटल में हमको मिल जाती है, इसलिए हॉस्पिटल को हम एक यूनिट कहते हैं। तो देखो, जैसे हम बात करें कि यूनिट क्यों कहा गया है सेल को। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना लेता है, ऊर्जा बना लेता है। गॉल्जी वाटी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है। वैक्यूल्स पानी को स्टोर कर लेता है। सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन कर देता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। लाइसोसोम पाचन कर लेता है। न्यूक्लियस में जीव द्रव्य होते हैं, और ER जो होता है वो संरचना प्रदान कर देता है। मतलब कोशिका के द्वारा किया जाने वाला संपूर्ण कार्य कोशिका के अंदर उपस्थित उसके अंग कर लेते हैं, इसलिए हम कोशिका को एक यूनिट कह सकते हैं। लेकिन कोशिका के अंदर उपस्थित किसी अंग को हम यूनिट नहीं कहेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण तो कर लेगा पर बाकी का काम वो नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ बॉडी बोलते हैं। अब चलिए थोड़ी सी देखते हैं एनिमल और प्लांट सेल में अंतर। ये जो पार्ट है ये इतना बड़ा, ये है एनिमल का और ये होता है प्लांट। ये जो पार्ट है ये दोनों में पाया जाता है, एनिमल और प्लांट में। ठीक। आप समझिए, एनिमल में हमने पहले बताया था वैक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि प्लांट में वैक्यूल्स बड़े होते हैं। तो सबसे पहले एनिमल सेल की संरचना छोटी होती है, जबकि प्लांट सेल की संरचना बड़ी और कोनदार होती है। ठीक है ना। जैसे हम ऐसे बात करें कि जो प्लांट सेल की संरचना है वो ऐसे होती है, कुछ आपने देखा है ऐसे होती है। ठीक है ना। इसमें सेल वॉल होते हैं, इसकी वो मोटी होती है परत, ये ऐसे होती है संरचना, ऐसे डबल लेयर होती है। ये प्लांट सेल की संरचना होती है। ठीक है। अब दूसरा, वैक्यूल्स जो होता है, एनिमल सेल का वैक्यूल्स छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल का वैक्यूल्स बड़ा होता है। यही कारण है कि पौधे को यदि हम ज्यादा दिन तक पानी ना भी दें तो भी वो हरा रहता है, जबकि जीवों को पानी चाहिए ही चाहिए। एनिमल सेल में सीलिया और फ्लैजिला पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, एनिमल सेल में सीलिया और फ्लैजिला भोजन को अवशोषित करते हैं, ठीक है, और मोशन प्रदान करते हैं, जबकि प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है। फिर प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक,
जबकि इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। किसमें? एनिमल सेल में लाइसोसोम, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट। चलिए एक बार फिर समझते हैं। एनिमल सेल का वो स्ट्रक्चर जो होता है वो गोलाकार होता है, ये हम जानते हैं, जबकि इसका कोनेदार होता है। एनिमल सेल का आकार छोटा होता है, प्लांट सेल का आकार बड़ा होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटा होता है, प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ा होता है। एनिमल सेल में सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है। एनिमल सेल में लाइसोसोम पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब दोनों की बात करते हैं जो दोनों में पाया जाता है। जो मेम्ब्रेन यानी झिल्ली होती है वो एनिमल और प्लांट में भी पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल में भी पाई जाती है, प्लांट में भी पाई जाती है। ईआर जो होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एनिमल में भी और प्लांट में भी पाई जाती है। गोल्जी बॉडी एनिमल प्लांट दोनों में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस दोनों में पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम दूसरे दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जो छोटे पौधे होते हैं सेंट्रोसोम केवल उन्हीं में कोशिका का विभाजन करता है। जैसे जैसे पौधे बड़े होते जाते हैं तो उसमें सेल प्लेट्स होते हैं, सेल प्लेट्स के द्वारा कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, अब दो सेल के प्रकार के बात करते हैं कि सेल कितने प्रकार का होता है। सेल मेनली दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एक कोशिका का आरंभिक संरचना यानी आरंभिक आकार होता है, जो स्टार्टिंग होती है यानी बहुत छोटी, जो डेवलप नहीं हो पाती है, वो कहलाती है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का आकार बड़ा होता है। ठीक है, आप समझे। इसमें प्रोकैरियोटिक में कोई एनवलप नहीं होता, यानी कोई लिफाफा नहीं होता जिससे कोई भी चीज हमारी क्या रहे, सिमटी रहे, ऐसा कोई एनवलप नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक में एनवलप पाया जाता है। अब समझिए, प्रोकैरियोटिक शरीर का या कोशिका का एक मुख्य अंग में पाए जाते हैं या मुख्य अंग होता है, यह नील हरित शैवाल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक हम आपको अच्छे से बता दिए हैं, एनिमल और प्लांट सेल। तो यूकैरियोटिक के दो भाग होते हैं, एक एनिमल में, एक एनिमल यूकैरियोटिक और एक प्लांट। ठीक है, तो कोशिका कितने प्रकार के? दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यानी बहुत छोटे आकार के होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक। जो बड़े आकार के होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। ये आरंभिक कोशिका होती है, केवल मुख्य अंग में पाई जाती है और नीलहरी शैवाल में। एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक दो भाग में, एनिमल और प्लांट। अब दोनों में थोड़ी सी हम अंतर समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, प्रोकैरियोटिक का जो आकार है वो छोटा यानी स्मॉल होता है, यूकैरियोटिक का आकार लार्ज यानी बड़ा होता है। यह अविकसित न्यूक्लियस, ये कैसे होते हैं? इसमें न्यूक्लियस विकसित नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा, जैसे अपने सेल के बारे में हमने पढ़ा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, सारी अलग अलग है कोशिका के अंदर, लेकिन यह अविकसित होता है, एक लिक्विड के फॉर्म में होता है और इसे कंफर्म नहीं हो पाता कि कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी इसमें अलग अलग है या कैसे है, तो वो क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक। जबकि यूकैरियोटिक में सारी चीजें अलग अलग होती हैं, यह विकसित होता है। श्वसन जीव द्रव्य के द्वारा हो जाता है। जो प्रोकैरियोटिक में कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है, क्योंकि ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं? अविकसित होते हैं, विकसित ही नहीं होते हैं, तो श्वसन जो होता है वो जीव द्रव्य के द्वारा ही हो जाता है। जबकि यूकैरियोटिक में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। अब इसके बाद 70s आकार प्रोकैरियोटिक का होता है, यूकैरियोटिक का 80s आकार होता है। अब दोनों में क्या पाए जाते हैं समझिए, सीलिया और फ्लैजिला दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। अब समझिए, हमने यहाँ पढ़ा कि सीलिया और फ्लैजिला जो होता है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में तो दोनों आता है ना, जंतु कोशिका भी, पादप कोशिका भी। और प्रोकैरियोटिक एक अलग ही संरचना होती है सेल की, तो प्रोकैरियोटिक में सीलिया और फ्लैजिला पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी सीलिया और फ्लैजिला पाया जाएगा। लेकिन उसके अंदर जब हम जाएंगे तो जीव जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, तो सीलिया और फ्लैजिला जंतु कोशिका में पाया जाएगा, जबकि पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा। इसके बाद डीएनए, आरएनए दोनों में होता है, जीव द्रव्य दोनों में होता है,
फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर जब हम पढ़ेंगे जंतु कोशिका, पादप कोशिका, तो जंतु कोशिका में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है। फिर सेल वॉल दोनों में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। लेकिन जब यूकैरियोटिक के अंदर हम जाएंगे तो जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, केवल किस में पाया जाएगा, पादप कोशिका बस में। ठीक, अब ये सेल वॉल जो होती है तो प्रोकैरियोटिक की पेप्टिनोग्लाइकोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिनोग्लाइकोन की। जबकि यूकैरियोटिक की सेल वॉल किसकी बनी होती है, हमने पहले भी बताया था आपको कि सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछ दे कि रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है रिप्रोडक्शन, उसका टाइम यूकैरियोटिक ज्यादा लेता है कि प्रोकैरियोटिक, रिप्रोडक्शन टाइम किस में ज्यादा लगता है, तो ध्यान रखिए प्रोकैरियोटिक का रिप्रोडक्शन टाइम बहुत कम होता है, ये बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक में टाइम लगता है रिप्रोडक्शन में। क्यों ऐसा होता है समझिए, प्रोकैरियोटिक में कोशिका के अंग विकसित नहीं होते, वो अलग अलग नहीं होते हैं, तो सारा सिस्टम जीव द्रव्य के द्वारा ही हो जाता है। मतलब उसको सिर्फ कॉपी कर देना है, और कॉपी कर देंगे तो सेम वैसे ही चीजें आ जाएगी। जबकि यूकैरियोटिक में सबको अलग अलग इंस्ट्रक्शन न्यूक्लियस के द्वारा दिया जाता है, तो सब अलग अलग काम करते हैं। इसलिए यूकैरियोटिक में रिप्रोडक्शन टाइम ज्यादा लगता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में रिप्रोडक्शन टाइम कम लगता है। ये आप पढ़ लीजिए। ये आपका पार्ट कंप्लीट हो जाता है, सेल यहाँ से पूर्ण हो जाता है। डीएनए आरएनए आपको हम पढ़ाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बड़े जीन के बारे में भी बताएंगे, डिटेल बताएंगे। और अगला टॉपिक कल से हम उठाएंगे, ब्रेन पढ़ाएंगे, मस्तिष्क के बारे में, उसको आपको पढ़ाया जाएगा।